अभी भी है कुछ। हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है उसमें से, जो कभी भी तेज़ हो सकती है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल घर जाके आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सारी पिछली राइटिंग अपनी पूरी कर ली। चैप्टर 2 100% लिखा गया। चैप्टर 2 के एक दो सवाल जो हमारे डिस्कस नहीं हो सके थे, खैर हाँ अभी तक आपको किताब नहीं मिली, तो पास पेपर्स तो आपको मैंने नहीं दिए थे, बस यहाँ दिखाए थे। तो अगर वो होते तो मैं एक्सपेक्ट करता कि चले आपने वो जो एक दो सवाल हम नहीं डिस्कस कर सके थे वो भी देख लिए होंगे। तो इसका मतलब है कि आज आप ज़्यादा पढ़ने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं, और आज जब पिछले दिन के सवाल नहीं हैं तो हमें पूरा 45 मिनट पढ़ने को मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है कि ऊपर से आते आते थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा लेट नहीं हो सका, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। क्या ये चल रहा है? नहीं चल रहा? आवाज़ आ रही है? आवाज़ इसको बहुत करीब करें तो आवाज़ आती है। जी अभी थोड़ी बेहतर हुई है। माइक की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ एंकर बना दिया। हाँ जी, हो जाए खतरों से टक्कर। कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, एग्रीमेंट समझ आ गया, प्रॉमिस समझ आ गया। एग्रीमेंट ठीक ना हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। प्रॉमिस ठीक ना हो तो क्या एग्रीमेंट बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तक के कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन एसेंशियल्स को डील कर रहा है। चैप्टर 2 ने हमें दो एसेंशियल्स बताए हैं, सही ऑफर होनी चाहिए, सही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हम 3 एसेंशियल्स पढ़ रहे होंगे। एक तो वो मशहूर ज़माना वर्ड कंसिडरेशन पे बात हो रही होगी, फिर हम देखेंगे जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, और देन हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब लीगल चीज़ हो, ऑब्जेक्ट लीगल हो, जब उसका मकसद लीगल हो, उसमें इलीगैलिटी ना हो। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले चैप्टर को लगा के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, वैलिड एग्रीमेंट किसे कहेंगे? जो ठीक है, जो जिसमें सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो वैलिड का ऑपोजिट होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट ऐसा जो कि गलत एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट गलत क्यों हो सकता होगा जी? ऑफर एक्सेप्टेंस की शर्तें पूरी ना हो तो शायद इस वजह से गलत हो, शायद उसमें सर्टेनिटी ना हो, एक्सप्लेन सही से ना किया गया हो, इस वजह से गलत हो सकता है, शायद कंसिडरेशन ठीक ना हो इसलिए गलत हो सकता है जी, शायद उसमें कानूनी कोई पेचीदगी हो, शायद कानूनी एतबार से सही ना हो, शायद वो इल्लीगल हो इसलिए वो गलत हो सकता है। इसका मतलब है कि वैलिड एग्रीमेंट का मतलब वो एग्रीमेंट जो जिसमें सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जिसमें शर्तें पूरी नहीं हो रही, जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा, अगर मैं कहूँ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ठीक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका एग्रीमेंट गलत था? अगर एग्रीमेंट गलत था तो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? इसका मतलब है कि हो सकता है एग्रीमेंट ठीक हो, कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त सही था, बाद में कुछ ऐसा गवर्नमेंट का कानून आ गया कि ये वाली चीज ट्रेड नहीं हो सकती। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1 लीटर पेट्रोल इतने का बेचूंगा, महीने बाद गवर्नमेंट का कानून आ गया, उन्होंने कहा कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को पेट्रोल नहीं बेच सकता। तो इसका मतलब है कि वॉइड एग्रीमेंट तो एक ऐसी चीज थी जो थी ही गलत। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि वो एक दफा कॉन्ट्रैक्ट तो बन गई थी, और कॉन्ट्रैक्ट बनने का मतलब है पीछे वाली सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो पहले वॉइड नहीं था, बाद में किसी वजह से वॉइड हो गया। ये बात समझ आ रही है? तो अब वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का लफ्जी मतलब क्या है? गलत, मनसूख, बातिल। वॉइड का मतलब एक ऐसी चीज जो ठीक ना हो, जो खराब हो। तो क्या आपको वैलिड एग्रीमेंट समझ आ रहा है? वॉइड एग्रीमेंट समझ आ रहा है?
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जिसमें सब कुछ सही है। तो इसका मतलब है कि जिसमें शुरू से ही सब कुछ सही है और एंड तक सब कुछ सही रहा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जो शुरू में ठीक था और बाद में चल के गड़बड़ हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और जो शुरू से था ही गलत, वो वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत। तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता अगर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो अगेन लॉ के अंदर लैटिन टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो डिफरेंट तरह की लैटिन टर्म्स के डिफरेंट मतलब होते हैं। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इनिशियल से इनिशियो निकला है। और ए बी अगेन अल्फाबेट्स के शुरू के वर्ड्स हैं। तो शुरू से ही, इसका लफ्जी तर्जुमा है शुरू से ही, और वॉइड गलत। तो इसका मतलब है एग्रीमेंट अगर गलत होगा तो हम कहेंगे शुरू से गलत था, और कॉन्ट्रैक्ट अगर गलत होगा तो हम ये नहीं कहेंगे शुरू से ही गलत था, बाद में गलत हो गया। फिर एक और वर्ड होता है वॉइड एबल। इसको पढ़ते इकट्ठे हैं लेकिन मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं। वॉइड एबल, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड एबल है, मतलब क्या हुआ? जो इस काबिल है कि वॉइड हो सके, जो वॉइड हो सकता हो, और अगर वॉइड ना हो तो फिर क्या होगा? वैलिड होगा। इसका मतलब है कि एक इस तरह का मामला होगा जो कि वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुम्हें ये चीज़ इस तरह से सप्लाई करूंगा इस रेट में, और अपना वादा सही से पूरा नहीं किया। तो जो मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, कानून कभी कभी उसे ऑप्शन दे देता है कि तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करके इससे जुर्माना मांग लो, और चाहो तो इस बंदे की बात मान के, अगर वो कह रहे हैं मैं एक आध दिन बाद आपको ये चीज़ डिलीवर कर दूंगा, तो कह दो ठीक है जी, मेरी नज़र में ये वैलिड है। तो वॉइडेबल एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें मजलूम को इख्तियार होगा कि वो उसको ओके करे या उसको रिजेक्ट कर रहा है। वैलिड भी कर सकता है और वॉइड भी कर सकता है। मजलूम किसे कहेंगे? जिस पे जुल्म हुआ है। वो ऑफर भी हो सकता है, ऑफर भी हो सकता है। ऑफर ने कहा था मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, ऑफर ने कहा था मैं ये चीज़ दे दूंगा। अब इन दो में से किसी एक ने अपने से कहकर प्रॉमिस तोड़ दिया, तो जिसने तोड़ा वो जालिम, और जिसके का प्रॉमिस तोड़ा गया या जिसको चीज़ नहीं मिली वो मजलूम। मजलूम के लिए एग्रीव्ड का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, गमज़दा, परेशान हाल। तो हम ये कहेंगे कि जो एग्रीव पर्सन है उसके पास वर्डेबल ऑप्शन आ जाती है कभी कभी। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हिलने से सही हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट की जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो हम देख रहे हैं। तो आज चंद वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेस वर्ड समझेंगे, उसके बाद हम एसेंशियल्स की तरफ चल पड़ेंगे। तो आप लोग इंग्लिश देखने के लिए तैयार हैं? आपकी पुरानी ख्वाहिश, सर हमें इंग्लिश। वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पे एनफोर्स ही ना हो सके, ऐसा एग्रीमेंट जो कि इस काबिल ही ना हो कि वो कानून की शक्ल इख्तियार कर सके, उसको एनफोर्स कराया जा सके, वो है वॉइड एग्रीमेंट। रीजंस याद है हमने पढ़ी थी, तो डिस्कस की थी। इलीगल हो सकता है, कोई और टेक्निकल मसला हो सकता है, कोई सर्टेनिटी का मसला हो सकता है, ऑफर एक्सेप्टेंस का मसला हो सकता है, कंसिडरेशन। तो एक एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट ना बन सके वो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। Note that void agreement is void ab initio। void agreement को हम void ab initio भी कह सकते हैं क्योंकि वो शुरू से ही गलत है। वो एग्रीमेंट शुरू से ही गलत था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता ही नहीं था। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट ना बन सके, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई खराबी हो, उसको क्या कहेंगे? void एग्रीमेंट। ये टर्म्स हैं जो समझना जरूरी है क्योंकि ये टर्म्स आगे जगह जगह इस्तेमाल होती हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसमें कोई मसला ना हो। यानी कि अगर एग्रीमेंट सही है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, एग्रीमेंट गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, एग्रीमेंट ही पे मामला खत्म हो गया, हम कहेंगे जी एग्रीमेंट ही वॉइड था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट
इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, उस वक्त तक चीज़ें सही होंगी। बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय लॉ अब एनफोर्सेबल नहीं रहा किसी वजह से, मैंने कहा गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने बी से कहा था तुमने मेरे कॉन्सर्ट पे आके गाना गाना है, और बी मर गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेचारा वैसे ही फारिग हो गया, ये एनफोर्सेबल नहीं रहा। अब उस मरे हुए बी से गाना शायद मुश्किल होगा, और उसने गाना गा दिया तो सुनने वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते समय सही था, बट बाद में कुछ ऐसा मसला आया, कुछ ऐसा इशू आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। लीगल इशू भी हो सकता है, टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कोई इस तरह का इम्पॉसिबिलिटी का इशू भी हो सकता है कि बंदा ही मर गया तो अब तो वो इम्पॉसिबल हो गया कि वो गाना गाए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त सही था, बाद में मसला आ गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या था? वैलिड था, बट सब्सीक्वेंटली बाद में इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ये एनफोर्सेबल नहीं रहा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जो शुरू से एनफोर्सेबल था। वॉइड एग्रीमेंट क्या था? जो शुरू से ही गलत था। तो अगर एग्रीमेंट ठीक हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो और बाद में कुछ मसला हो जाए तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। अब बात करते हैं चौथे वाले भाई की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों मतलब जितनी भी पार्टीज हैं उनमें से कुछ पार्टीज के कहने पे एनफोर्सेबल हो और कुछ के कहने पे एनफोर्सेबल ना हो। भाई जालिम ने जुल्म कर दिया, अब क्या जालिम डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है या नहीं? नहीं, मजलूम डिसाइड करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर 4 लोग हों, 3 ने जुल्म किया और 1 मजलूम है, तो मजलूम को इख्तियार है ख़त्म करो और जालिमों को इख्तियार नहीं है। या 3 मजलूम है और 1 जालिम है, तो मजलूमों को इख्तियार है। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ को इख्तियार है उसे कैंसिल करने का और कुछ को इख्तियार नहीं है। जैसे पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, जो कि उससे रिलेटेड जो पार्टीज हैं, एक या एक से ज्यादा, उनके पास ऑप्शन है एनफोर्सेबल करने की, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। बाकी अगर एक बंदा है या एक से ज्यादा है तो अदर्स। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं और कुछ लोग उसे कैंसिल नहीं कर सकते। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कुछ लोग एनफोर्सेबल डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन बाकी लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो कहें कि ये एनफोर्सेबल है। फिर उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत मुश्किल बात कर दी, तो नीचे उसकी सलीस लिखी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। मजलूम पार्टी के ऑप्शन पे वो वॉइडेबल होता है, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। उस पार्टी के ऑप्शन पे नहीं जिसने डिफॉल्ट किया है, जो मजलूम है उसके ऑप्शन पे है ये। तो 4 चीजें हमने पढ़ी हैं। वॉइड एग्रीमेंट, क्या ये क्लियर है? देन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्लियर है? फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा, शुरू में था बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और बीच में कुछ लोगों को ये इख्तियार मिल गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर दें। यानी अब बीच में कुछ लोगों को इख्तियार है कि वो कहेंगे तो ये एनफोर्सेबल होगा और वो कहेंगे तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्यों मिला उनको इख्तियार? उनके साथ जुल्म हुआ है, दूसरी पार्टी ने अपने हिस्से की कुछ जो टर्म्स हैं उनमें खिलाफ वर्जी की है, तो इस बंदे को लॉ ऑप्शन दे देगा कि देखो तुम चलना चाहो तो चलो, तुम ख़त्म करना चाहो तो ख़त्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है उसके साथ कोई जुल्म हुआ है, कोई उसे डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती शामिल किया गया, अदालत को बात पता लग गई तो अदालत कहेगी कि क्योंकि तुम्हें डरा के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था तो तुम बताओ। वो बंदा फिर सोचेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट से उसे फ़ायदा हो रहा होगा, वो कहेगा चलें कोई बात नहीं, हुआ तो जुल्म है लेकिन चलते रहने दे, कोई मसला नहीं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे कबूल है। और अगर उसे लग रहा है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके नुकसान देगा और उस वक्त उसने बेचारे ने गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती बात मानी थी, तो कहेगा जी ख़त्म कर दें इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये चारों डेफिनेशंस में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? सब क्लियर है? पक्का? इसका मतलब आप लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़्यादा कैसे कहते हैं? 2 सफ़ों को?
आपका से एक सफे पे आता है कितना है? मेरी तो स्लाइड पे बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा होता है। ओए होए, इतनी खुली खुली करके डेफिनेशन लिखी हुई, आपको लगेगा आधा सफा पढ़ लिया हमने। ऐसा तो नहीं लगेगा खुदा ना खास्ता आपको? चले, चारों डेफिनेशन में सब क्लियर है? सब क्लियर है। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट तक फैलना शुरू हुआ है। वो जो छोटे छोटे सवाल आपके जहन में आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। 3 और एसेंशियल्स इंशाल्लाह हमें पता लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट ठीक कब होगा? आपने कहा उसमें ऑफर होनी चाहिए सही, आपने कहा उस पर सही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मान लिया। उसके अलावा बात कंसिडरेशन की हुई कि कंसिडरेशन भी ठीक होनी चाहिए, और क्या हो, पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है, पार्टीज की रजामंदी जरूरी है। किसी से जोर जबरदस्ती, जैसे हमने कहा ना गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, तो उनकी रजामंदी भी होनी चाहिए, लीगल बाइंडिंग वगैरह भी होनी चाहिए उसके अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट जिस वजह से हो रहा है वो वजह भी तो लॉफुल होनी चाहिए, यानी कि लीगैलिटी होनी चाहिए, उसमें कोई इलीगल ना हो। और पार्टीज इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। बच्चे के साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होना है, किसी पागल के साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज भी शऊर रखती हों, होशो हवास रखती हों, कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी भी हो, क्लैरिटी भी हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हुई हुई हों, और कानून ने उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मना भी नहीं किया हो। कई दफ़ा ना कानून कुछ खास लिस्ट मना कर देता है, वो कह देता है कि जी इस तरह का काम आप नहीं कर सकते, इस इलाके में नहीं कर सकते, या इस तरह से करके। जैसे जुआ है, दुनिया में बहुत सारी जगह पे अलाउड है, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, तो कभी कभी कानून भी मना कर देता है। तो बहुत सारे एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट तक के। हमारी किताब ने हमें चंद सिलेक्टेड एसेंशियल्स पढ़ाए हैं, 2 हम पढ़ चुके हुए हैं, 5 मजीद मैं आपके सामने रखने लगा। उनका सिर्फ नाम होगा, उन सब पे डिटेल से डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह होगी। एन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तब कहेंगे जब ये शर्तें पूरी करता हो, और एग्रीमेंट में ऑफर एक्सेप्टेंस तो होती है, तो इसलिए यहाँ इन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं लिखी क्योंकि वो उससे पीछे पढ़ा के आ रहे थे। असूलन यहाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस भी नहीं लिखना चाहिए था। द एग्रीमेंट इज मेड बाय द फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। इससे पहले कि आप घबरा के कहेंगे सर इस पे बहुत ज़्यादा रोशनी डालें, ब्रैकेट में लिख दिया डिस्कस्ड इन लेटर चैप्टर्स। ये जितनी भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट टैग के, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल, जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा, जो सबसे बड़ा एसेंशियल है वो फ्री कॉन्सेंट है। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है आज़ाद रजामंदी। फ्री कॉन्सेंट का मतलब आप जहनी तौर पे आज़ाद हैं। तो 2 बंदों के दरमियान एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब दोनों जहनी तौर पर आज़ाद होंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई दबाव, कोई डर, कोई खौफ, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ऐसा कुछ ना हुआ। इसमें कई चीज़ें होती हैं, ये हम पूरा यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं वो क्या होनी चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा है, बच्चा इतना कंपिटेंट ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जैसे एक पागल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे एक मुजरिम है, वो जेल में बैठा हुआ है, वो खतरनाक आदमी है, तो वो इस काबिल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके या हम उसके साथ डील करें। इसके आगे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इसी चैप्टर में डिस्कस होना है। द एग्रीमेंट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। एग्रीमेंट एक लॉफुल कंसिडरेशन के तहत बनाओ। लॉफुल मतलब कानूनी, और कंसिडरेशन मुआवजा। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन ये है कि ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 2 किलो चर्स मुझे इंपोर्ट करके दे दोगे तो मैं बशीर को कत्ल कर दूंगा। दोनों तरफ से कंसिडरेशन है, एक तरफ से चर्स और एक तरफ से बशीर का कत्ल। तो कंसिडरेशन तो है, दोनों पार्टीज के पास एक वजह है, एक बंदा बशीर को मरवाना चाहता है और एक बंदा 2 किलो चर्स चाहता है। तो दोनों की कंसिडरेशन पूरी हो रही है, लेकिन ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, तो इसका मतलब है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। जी जी, अगर एक लॉफुल और दूसरी लॉफुल नहीं है तो भी, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा, अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंसिडरेशन या कंसिडरेशन का कुछ पार्ट इलीगल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट
बनते वक्त कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इस तरह का मसला है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाता है। एग्रीमेंट इज मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन तो लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। क्या मतलब? जैसे कि चर्स और कत्ल, तो इसमें तो चर्स और कत्ल कंसिडरेशन था, ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? नीयत साफ होनी चाहिए। मकसद, जिस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मकसद भी ठीक होना चाहिए। आपको अपेरेंटली सामने से कंसिडरेशन सही लग रही है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं आपसे 4000 किलो आटा खरीदना चाहता हूं। अब आटा लॉफुल चीज है। हाँ, अब चक्कर ये है कि आटा खरीदने वाला आटा खरीद रहा है और बेचने वाला पैसे ले रहा है। तो एक तरफ पैसे और एक तरफ आटा। पैसे भी लॉफुल चीज है, आटा भी लॉफुल है, कंसिडरेशन तो लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। क्यों? ये इसलिए आटा बल्क में खरीद रहा है कि ताकि मार्केट में ब्लैक करके बेचे, क्योंकि उसे पता है कि आगे आटे के रेट चेंज होने वाले हैं और उसके बाद मैं फिर लोगों का इस्तेसाल करूंगा, उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट गलत है, मकसद गलत है। मकसद तकलीफ पहुंचाना है, मकसद मोनोपली है, मकसद इस्तेसाल है। तो उसके ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगेगा? इसका बड़ा आसान सा जवाब है, अदालत ये पता कराएगी। हमारा मसला ही नहीं है, हमने इस पे परेशान ही नहीं होना। हमें अगर सवाल बताएगा, चीख चीख के निशानी देगा कि मकसद गलत है, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट गलत है। अगर सवाल खामोश है, हमें कोई निशानी नहीं दे रहा, तो हमने नियत पे शक नहीं करना। तो अदालत जो है, अदालत इज द अथॉरिटी। कि हो सकता है कि ये आपने सिचुएशन देखी, मैंने जब ये सिचुएशन बताई तो क्लास में से एक दो लोगों ने तड़प के कह दिया कि तो गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि जो गलत चीज़ है वो अपेरेंटली देख के समझ आ जाता है, लेकिन हो सकता है उस बंदे ने इसलिए मंगवाया हो कि पूरा साल वो अपने यूटिलिटी स्टोर पे आटा बेचते हैं और कभी भी शॉर्टेज हो जाती है, कभी माल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके कस्टमर बड़े तंग होते थे। इसने कहा एक दफ़ा मंगवा के रख लूँ ताकि पूरे साल मेरी सप्लाई शॉर्ट ना हो और मेरे कस्टमर्स को आटा टाइम पे अच्छे रेट पे मिलता रहे। तो ये तो साफ ऐनक लगा के देखने वाली बात है ना। तो ऑब्जेक्ट सही है या नहीं है, इस पे जब भी मुद्दा उठेगा तो अदालत में जाके साबित होगा। फिर वहां वकील अपनी खूबसूरत दलाइल के साथ, अपनी बहुत सारी अदाकारियों के साथ साबित करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। जी, अब इस तरह से नहीं होता, अब वकील पे पैसा नहीं लगाना पड़ता। चले ठीक है, इन्होंने कहा अब वकील पे पैसा नहीं लगाया जाता। इससे अगला जुमला खतरनाक है, लेकिन द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि तो वॉइड है। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड का मतलब है, एक्सप्रेस का मतलब वाजे, जो बड़ा है। तो अगर लॉ एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दे, लॉ बड़े वाजे अल्फाज में डिक्लेयर कर दे ये चीज गलत है, तो फिर वो चीज गलत है। तो वो कह रहे हैं एग्रीमेंट वो ना हो जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड कर दिया हो। एक लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन तो अभी तक आपको पता है कि ऑफर सही होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस सही होनी चाहिए, पार्टीज की जहनी रजामंदी होनी चाहिए, इजी अपने रिलैक्स होके ओके किया, कंपेटेंट होने चाहिए, कंसिडरेशन ठीक होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ठीक होना चाहिए और कानूनी तौर पे वो मना ना हो। ये वो सारे एसेंशियल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। चैप्टर 2 में हमने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा, चैप्टर 3 में हम दरमियान वाले 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में पहला और आखिरी वाला पढ़ेंगे। तो जब हम चैप्टर 4 तक पढ़ चुके होंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम लोगों ने वो सब पढ़ लिया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट सही वाला बनता कैसे है। चैप्टर 5 एक खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखा कभी? नहीं, आपके पास किताबें नहीं है, एक सफ़े का चैप्टर, वो बेचारा शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। वो एक खास स्पेशल तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर वहाँ से हमारा पहला जोन ख़त्म हो जाता है, फिर हम अगली कहानी में एंटर होते हैं, जो आपके जहन में अक्सर सवाल आ रहे हैं कि सर अगर बाद में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तैसा हो जाए। तो मैं आपको हमेशा रोक के कहता हूँ रुक जाएं, चैप्टर 6 से लेकर 10 तक हम देखेंगे कि बाद में क्या होता है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। यहाँ तक हमने जितनी डिस्कशन की है, जो बातें की हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल जी? ठीक है,
देखिए डेफिनेशन में उन्होंने डेफिनेशन के साथ उस नोट को अटैच कर दिया, तो उसको उसके साथ याद करना पड़ेगा। जिस भी नोट डेफिनेशन के साथ कोई नोट लिखा हुआ है वो नोट आपने पेपर में भी उस डेफिनेशन के साथ लिखना है। तो जो बॉक्स के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो डेफिनेशन होती हैं, उनको हूबहू याद करना है और उसके नोट्स को भी उसी तरह से ही याद करना है। उसके अलावा जितनी भी बातें आप अपने अल्फाज में लिखना चाहें, आप ये जुमले अपने तरीके से लिखना चाहें, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। डन। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ तक हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका कंपिटेंस का, कि पार्टीज कंपिटेंट कब होती हैं। एक स्टेप आगे चल के देखना ज़रूरी है। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कोई भी शख्स कब इस काबिल होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। याद हमने कहा ये 6-7 तरह के एसेंशियल्स हैं, ये होने ज़रूरी हैं। तो पहली शर्त कि कंपिटेंट होनी चाहिए पार्टीज। अब सवाल पूछा लॉ से कि कंपिटेंट किसे कहते हैं, उसने कहा 3 लोग कंपिटेंट होते हैं, या 3 खसूसियात अगर आप में हैं तो आप कंपिटेंट हैं। नंबर 1, आप एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं। इन सब के ऊपर अलग अलग बात होगी। आप एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, वो जिस लॉ को फॉलो करता है वो बंदा, उस कानून के मुताबिक वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच गया हो, बड़ा हो चुका हो। इसके ऊपर भी बात होगी। साउंड माइंड हो, जहनी तवाजुन ठीक हो, पागल ना हो, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, उसको मना ना किया गया हो किसी लॉ की तरफ से जिसको वो फॉलो करता है। जिस लॉ को वो फॉलो करता है उस लॉ ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से मना ना किया हो। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लॉ मना कर देगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, मुजरिम है, तो फिर कानून कह देगा देखो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो इसका मतलब है कि कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन शख्स होगा, एक ऐसा शख्स जो कि बड़ा है, जिसका जहनी तवाजुन ठीक है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी ना लगी हुई हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जी अभी देख लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया ना, अभी इनके अंदर एंटर होंगे। अभी तो हम देखेंगे मेजर माइनर किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे साउंड माइंड क्या होता है, उसके क्या रूल्स हैं, और फिर हम देखेंगे नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ ये क्या है। मैंने एक एग्जांपल दी है, अभी उस एग्जांपल पे भी बात होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एज ऑफ मेजॉरिटी किसे कहते हैं? हमेशा से सुनते आ रहे हैं आप लोग 18 साल। 18 साल के बाद एक शख्स इस काबिल होता है कि वो अपने लीगल मामलात खुद तय कर सकता है। 18 साल से छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। 18 साल का हो जाने के बाद आपके पास ये पावर आ जाती है कि आप कानूनी तौर पे एक ऐसे शहरी हैं जो अपने मामलात को खुद डील कर सकता है अपने वालिदैन से आज़ाद होकर। कानून को लगा कि 18 साल की उम्र में बच्चे सियाने हो जाते हैं, अपना नफ़ा नुकसान समझ सकते हैं। अब ये 18 साल से क्या मुराद है? 18वीं सालगिरह वाला दिन, यानी कि जब रात 12 बजे आपकी हैप्पी बर्थडे के आपको पैगामात आना शुरू होंगे, दिस इज़ द टाइम। क्योंकि लोग कई दफ़ा ना ईयर्स को काउंट बड़े गलत तरीके से करते हैं। 18वां साल ख़त्म होने की बात नहीं हो रही, जिस वक्त आपकी एन 18वीं सालगिरह है, ये हम उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन आप पूरे 18 साल के हो गए, यानी आपकी 18th हैप्पी बर्थडे। रात 11:55 तक आप कानूनी तौर पे अपने फैसले खुद नहीं कर सकते थे, और अब 12:01 पे आप अपने फैसले खुद से कर सकते। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर 18 साल के हो चुके हैं या शायद होने वाले हैं, वैसे तो हो चुके होंगे, ठीक। तो इसका मतलब आप कानूनी तौर पे अपने फैसले कर सकते हैं। तो आप कॉलेज आए और कॉलेज में आपने इनका कॉन्ट्रैक्ट भरा। बचपन में आपका एडमिशन कराने आपके वालिदैन जाते थे, वो फॉर्म भरते थे, वो साइन करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे कॉलेज के साथ। अब आप इतने बड़े हो गए कि आप आए, आपने खुद कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, खुद फॉर्म भरा, खुद उसके ऊपर साइन किया, तो कानूनी तौर पे अब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो कानून ये पावर कब देता है? 18 साल की एज में। कभी कभी एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। सिनेरियो ये होता है कि एक बंदे के ऊपर गार्डियन अपॉइंटेड होता है। गार्डियन किसे कहते हैं? देखभाल के लिए जो कफील अपॉइंट होता है।
एक बच्चे के फॉर एग्जांपल वालिदैन की सेपरेशन हो गई, वालिदैन की खुदा न खास्ता डेथ हो गई, और उसके बाद जो है अदालत ने उस बच्चे को उसके चाचे, मामे, ताए, मामा जी, इस तरह से करके किसी ना किसी के हवाले कर दिया, और वो बंदा उस बच्चे की केयर टेकिंग कर रहा होता है। अब वो बंदा जो उस बच्चे की केयर टेकिंग कर रहा है, उस बच्चे को पालते हुए जो उस बच्चे पे जेन्युइन खर्चा आ रहा है वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी से निकाल के लगा सकता है। ये बच्चा अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। कब तक नहीं बेच सकता? जब तक कि ये बड़ा ना हो जाए, जब तक कि मतलब नॉर्मल रूल क्या है 18 साल वाला। तो नॉर्मल रूल अगर हम 18 साल का फॉलो करें कि 18 साल का होने के बाद ये अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो होगा ये कि जिस दिन ये 18 साल का होगा तो उस दिन इसका चाचा जो है इसको सामने बिठा के इसको कहेगा, बेटा यकीन ही नहीं आता तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम इतने छोटे से होते थे, तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया, मैंने तो अपनी सारी जवानी जो है वो गुजार दी, और मैं पता नहीं क्या क्या ख्वाब रखता था, मैंने दूसरे मुल्क जाना था, मैंने पता नहीं क्या क्या काम करने थे, लेकिन तुम्हें पालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो जिस तरह से तुम्हारे इस चाचे ने अपनी जवानी में भरपूर तरीके से तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें पाला, अब ये चाचा बुढ़ापे की तरफ गामजन है। अब आज ये चाचा तुम्हारी तरफ देख रहा है और एक्सपेक्ट करता है कि जैसे इस चाचे ने तुम पे एहसानात की बारिश कर दी थी, वैसे ही तुम भी आज जब कानूनी तौर पे ताकत में आए हो तो तुम जो है वो सोचो इस बारे में। अब 18 साल का बच्चा कानूनी तौर पे तो आज़ाद है, लेकिन जहनी तौर पे अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचा ले अपने आप को। अभी भी वो कहीं ना कहीं, वो 18 साल का बच्चा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसको अपने मरे हुए वालिदैन याद आ जाएंगे, अपना ये शफीक चाचा देख के फ़ौरन से ये प्रॉपर्टी के कागजात उठाएगा, कहेगा सर जी आधी आपको चाहिए या पूरी आपको चाहिए। तो वो चाचा जो है वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेगा। तो कानून को लगा कि 18 साल में बच्चा कानूनी तौर पे तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन जहनी तौर पे इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है। तो रूल ये है कि अगर कोई कफील आपका अपॉइंटेड है तो फिर आपकी मेजॉरिटी की एज 18 साल नहीं है, 21 साल है। पहले उन्होंने वो एज सोची समझी जिसमें बच्चा बदतमीज़ हो जाता है, जिसमें बच्चा बड़ों के आगे ज़बान चलाना शुरू कर देता है, जिसमें उसको चाचे मामे ताए का ख्याल नहीं रहता। तो वो कौन सी एज है? 21 साल। तो नॉर्मल लोगों के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? 18 साल। और वो बच्चा जिसके ऊपर कोई कफील अपॉइंटेड हो गया है उसके लिए 21 साल। रीज़न समझ आई? ये रीज़न हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको समझाने के लिए ताकि आप एक लॉजिक बना सकें। आपने दो चीज़ें याद करनी है। एज पर मेजॉरिटी एक्ट 1875 एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान, एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल है, नॉर्मल केस, और 21 साल है वेयर अ गार्डियन ऑफ अ माइनर इज अपॉइंटेड बाय द। जब अदालत ने एक गार्डियन को अपॉइंट कर दिया तो फिर उस बच्चे के लिए जो एज है वो है 21 साल। यहां तक कोई कंफ्यूजन? माइनर के बारे में अब थोड़ा सा समझना है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, माइनर किसी बड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसमें कोई नुकसान होगा तो वो बड़ा भरेगा, माइनर नहीं भरेगा। एक तरफ एक मेजर है और एक तरफ एक मेजर और मेजर के साथ एक माइनर, ये दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी गड़बड़ होगी बड़े को भरनी पड़ेगी, छोटे को नहीं भरनी पड़ेगी। एक माइनर अगर किसी को धोखा देके ये कहे कि मैं तो बड़ी एज का हूँ और कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और कल को साबित हो जाए कि वो बड़ी एज का नहीं था, तो भी नुकसान बच्चे को नहीं हुआ, बड़े को। क्योंकि अदालत जो है उसके एंड पे कहेगी ये तो बच्चा था, शरारती था। ठीक है, बच्चे तो शरारती होते हैं, बच्चा तो किसी को भी धोखा दे सकता है। ये तो उस बड़े का कसूर है जिसने उस बच्चे पे भरोसा किया। तो इसका मतलब है बच्चा धोखा दे दे, बड़े का कसूर। बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करे, बड़े का कसूर। बच्चा और बड़ा मिलके किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करें, बड़े का कसूर। बड़ा और बच्चा दोनों मिलके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें, बच्चा जाके नुकसान पहुंचा दे, बड़े का कसूर। जैसे छोटा बच्चा अगर साथ वालों के घर पत्थर उठा के उनके शीशा फोड़ दे, तोड़ दे, तो फिर बच्चे को तो नहीं पकड़ेंगे ना, आगे के शीशे के पैसे भरो, किसको पकड़ेंगे? बड़े को। चूंकि वो कहेंगे ये तो बच्चा है, तो शरारत कर गया, आपने बच्चे को क्यों नहीं समझाया? और नहीं समझाया और आपका ऐसा शरारती बच्चा है तो फिर भुगते हैं, फिर हमारा शीशा इतने का था, हमें पैसे दें। तो बच्चे का मामला बड़ा मजेदार है, बच्चे पे केस नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत।
अगला जुमला बड़ा मजे का है, बच्चा केस कर सकता है। इंसानी हकूक बच्चे को अवेलेबल है, लेकिन बच्चे पे केस नहीं किया जा सकता। बच्चा अगर बचपने में कॉन्ट्रैक्ट करे और बड़े होके कहे कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि जिस वक्त किया था उस वक्त वो बच्चा था। ये कई दफा कॉन्सेप्ट होता है, एक बंदा शुरू में कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ अर्से बाद उसे ओके कर देता है। अब अगर एक बड़ा ऐसा करे तो ये अलाउड है, इसे हम कहते हैं रेटिफाई करना। लेकिन बच्चा अपनी पुरानी बात को रेटिफाई करे जब वो बच्चा था और अब आप कह रहे हैं कि अब मैं समझदार हो गया हूँ, हाँ उस वक्त मैंने सही बात की थी, तो हम कहेंगे नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानते। जी, अगर फादर का कोई केस वगैरह चल रहा है या कुछ और इस तरह से और उसकी डेथ हो जाती है तो चीज़ें तो बच्चे पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नहीं, कफील अपॉइंट हो जाए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक एसेट्स और लायबिलिटीज उन तक ट्रांसफ़र नहीं होती। तो वो जो कफील अपॉइंट हुआ है वही उस बच्चे की प्रॉपर्टी में से उस बच्चे के वालिद के जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करेगा और बाकी प्रॉपर्टी को बच्चे के जो जायज़ खर्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर वो बच्चे को अशियाए ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, उसको रोटी वगैरह देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, ऐसी चीज़ें उसे प्रोवाइड करता है, तो ठीक है वो उसकी प्रॉपर्टी में से ले सकता है। लेकिन अगर वो बच्चे को आईफोन दिला दे तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में से नहीं ले सकता। जी बच्चे के एसेट्स कम और लायबिलिटी ज़्यादा उसके फादर की, तो लायबिलिटी वो खुद बेयर करेगा। जी, अगर एक बंदे की डेथ पे उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो तो बच्चों तक सिर्फ उतना ही ट्रांसफ़र होता है जितना एसेट्स में मुमकिन है। यानी कि बच्चों को एसेट्स मिले, लायबिलिटीज़ उससे ज़्यादा नहीं बच्चों को मिल सकती जितने के एसेट्स हैं। यानी कि कानून ने इसमें ये रूल रखा है कि अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे और उसके बाद मर जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस या जुर्माने भरेंगे उसके बच्चे, अगर वो बड़े हैं तो। अब वो बच्चे जो है वो अपनी जेब से नहीं भरेंगे, उनको वालिद से जो विरासत मिली है उस विरासत में से भरेंगे। यानी कि वालिद से एसेट मिले, वालिद से लायबिलिटी मिली, अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो इनका कोई पर्सनल कसूर नहीं होगा, कानून ने इनको पर्सनली लायबल नहीं किया। हाँ, तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो ठीक है। मतलब बात ये है कि अगर वालिद की ज़िंदगी में वो क्रेडिटर आके वालिद से पैसे मांगते हैं तो वालिद को तो हर चीज़ बेचनी पड़ती है और अदा करने के बाद वालिद के पास कुछ ना बचता, और उसके बाद भी वालिद पे वो जुल्म करते रहते हैं क्योंकि पूरे पैसे नहीं हुए। अब बच्चों को लॉ ने कम से कम ये प्रोटेक्शन दे दी कि आप उससे ज़्यादा के जिम्मेदार नहीं है जितना आपके पास आया है, तो जितना आएगा वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बच्चे से रिलेटेड कहानियाँ समझ आई। कुछ ऐसी बातें हैं जो किताब में काफ़ी आगे जाके हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं हल्का सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ माइनर की बातें। पहला पॉइंट, एग्रीमेंट विद माइनर इज वर्ड एप्लीकेशन। क्लियर सी बात है, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो है ही गलत, वो एग्रीमेंट ही गलत था, हो ही नहीं सकता था। इट इज नेसेसरी दैट माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ माइनर के बजाय अगर हम पर्सन लिख लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी होगी। आप अगर इसे काट के पर्सन लिख लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ हैंड आउट तो आपको दिए नहीं, ठीक है। जब हैंड आउट मिले तो आपने यहाँ पे जो है ना, चले हैंड आउट दिए जा सकते हैं। कहाँ गए वो भाई? हाँ उन्हें ज़रा कर देखें, अगर वो आवाज़ देखे। भाई तो नाराज़ होकर चले गए कमरे से। हाँ नहीं, मैंने उनको कहा था कि हैंड आउट शुरू में नहीं देने। असल में शुरू में हैंड आउट होते हैं तो फिर आप मुझे थोड़ी सुन रहे होते हैं, आप तो पढ़ रहे होते हैं सर कौन सी लाइन पे पहुंचे, कितना आगे जा सकते हैं, किस तरह से। तो एग्रीमेंट विद माइनर इज वर्ड एब इनिशियो, ये बात समझ आई। इट इज नेसेसरी दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। जी भाई अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब ये बच्चे बड़े हो गए। माइनर मस्ट बी, पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल है कि बंदा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो उस वक्त मैच्योर हो। एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली। माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ वो था 15 साल का, आज वो 20 साल का है, वो उसे रेटिफाई करना चाह रहा है। रेटिफाई मतलब तस्दीक करना चाह रहा है, कह रहे हैं हाँ भाई वो एग्रीमेंट जो था उस वक्त मैं बच्चा था, चलो मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि वो सही एग्रीमेंट हुआ था। तो ये माइनर ये हरकत नहीं कर सकता क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो क्या था? माइनर। तो हम कहते हैं कि एग्रीमेंट विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी। जब वो मेजॉरिटी हासिल कर ले तो उसके बाद वो अपने माइनॉरिटी के दौर के किए हुए एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त आपका कंपेटेंट होना जरूरी है।
फिर रेटिफिकेशन नया वर्ड है, तो किताब ने बताने की कोशिश की कि रेटिफिकेशन इज अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। कुछ ऐसा जो पहले ऑलरेडी हो चुका हुआ है उसको कंफर्म करना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना, ये रेटिफिकेशन कहलाता है। जी, अगर माइनर अपने अब्बू के शनाख्ती कार्ड से एंटर हो जाए तो अब्बू ने अपना शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं छुपाया था, नंबर 1। नंबर 2, अगर माइनर इतना चला गया कि उसने अपने अब्बू के इतने खूबसूरत हू बहू सिग्नेचर कर दिए, तो फिर ऐसे अब्बू को फंस जाना चाहिए कि मतलब जो अपने शनाख्ती कार्ड को भी अपने बच्चे से नहीं बचा सके, जो अपने साइन को भी नहीं बचा सके। अगेन बात यह है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड काफ़ी नहीं है, उनके साइन भी चाहिए होंगे। जब साइन चाहिए होंगे तो टेक्निकली वो कॉन्ट्रैक्ट अब्बा जी का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और अब्बा जी जब ये बड़ा हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसके नाम पे कर देंगे। तो टेक्निकली माइनर खुद अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी और के नाम पे कर रहा है तो हम माइनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उस बड़े का कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जो दूसरी पार्टी है वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती क्यों है? जी, दूसरी पार्टी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती क्यों है? नंबर 1, उसे कई दफा एज का नहीं पता होता। पिछले दिनों टीवी पे, ये सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक केस चल रहा था एक जोड़े की शादी का, कि जी वो तो अभी एज ऑफ मेजॉरिटी को ही नहीं पहुंचे थे, ठीक है। तो उन्होंने किस तरह से, फिर उसके बाद दोनों तरफ की पार्टीज उनकी एजेस को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी ये एज है या ये एज है। तो ये इस तरह से होता है कि कई दफ़ा एक बंदा दूसरे से डील कर रहा है तो वो उसे देख के नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल रात 11:55 और 12:05 बंदे के चेहरे पे क्या तब्दीली आई होगी। तो हो सकता है एक बंदा 17.5 साल का एक बच्चा हो, और कई बच्चे जो है वो बड़ा हट्टे कट्टे से, बड़े लंबे चौड़े से, तगड़े से होते हैं, तो उनको देख के नहीं भी पता लगता कि वो छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम है। तो ऐसा गलत फहमी की वजह से हो सकता है कि एक बंदे को लगा हो कि सामने वाला मेजर है। इवन रूल ये है कि अगर माइनर ने धोखा दिया कि मैं मेजर हूं जबकि वो माइनर था, तो भी कसूर बढ़ेगा। आंखें खुली रखनी है, मुश्तरी होशियार बाश, सुने, मुश्तरी होशियार बाश, इसका मतलब होता है कि खरीदार को अपनी आंखें खुली रखनी है, जो डील कर रहा है ना उसने अलर्ट रहना है। इधर वापस आते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट मिला, माइनर की जगह पर्सन लिख दें तो शायद आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तीसरा वाला पॉइंट हम अभी नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन होगा, आप इसके लेफ्ट पे लिख दें कैरी फॉरवर्ड। चौथा, इफ अ माइनर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर होता है जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, देन सच एग्रीमेंट कैन बी इन्फोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन हु हैज जॉइंटली प्रोमिस्ड। बच्चा और बड़ा अगर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो कौन फंसेगा? मेजर पर्सन, ठीक। तो किसी भी मेजर के साथ अगर कोई भी बच्चा हो और बच्चा कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो बेचारा फंसता मेजर है, पता नहीं आप कहाँ पहुंचे। कोई भी बच्चा उल्टी सीधी हरकत करे, किसी मेजर के साथ मिल के चल रहा हो, तो फिर बदनाम मेजर होता है। इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, माइनर फ्रॉड करते हुए ये साबित कर देता है कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचा हुआ है, एंड इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे को कन्विंस कर लेता है कि आओ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल, वो फिर भी लायबल नहीं होगा। ये लाइन है, रूल ऑफ एस्टेपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, इसके साथ ट्यूटर नोट लिखा हुआ है, वी वुड बी डिस्कसिंग एस्टेपल इन लेटर चैप्टर्स। क्या चीज? बच्चों के लिए लॉ, वो तो आतंक मचा दें। असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सारे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक चीज को अवॉइड करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते साथ ही ना आपके अंदर का एक वकील जाग जाता है और आपको लगता है दुनिया के सारे मसले सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हल होते हैं। अगर बच्चा नहीं फंस सकता तो ये बच्चों की जेलें क्यों होती हैं, बच्चों को सजाएं क्यों होती हैं? इसका मतलब है ये अकेला कानून नहीं है, हम पढ़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तिजारती कानून है। तिजारती कानून ने बच्चे को तिजारती कानून में एंटर होने से रोक दिया है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिकली एक बच्चा जब बालिग हो जाए वो शादी कर सकता है,
बलूगत 18 साल की एज में थोड़ी होती है, डिपेंडिंग अपॉन रीजन जोन, इस तरह से करके 14 से लेके 16 साल के दरमियान नॉर्मली लोग बालिग हो जाते हैं। तो इस्लामिक लॉ या शादी के लॉज में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं करना, हर मामले पे अप्लाई नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने माइनर को तिजारती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से रोका है। और हमने कहा कि माइनर अगर धोखे से ये कह देता है कि मैं मेजर हूं और बाद में पता लगता है वो मेजर नहीं है, तो भी वो लायबल नहीं है। और रूल ऑफ एस्टॉपल क्या है, इसके साथ ये इसको जोड़ के आपने पढ़ना है, इस पे कैरी फॉरवर्ड लिख दें। वैसे तो इतना बड़ा नोट लिखा हुआ है, लेकिन आपने फिर भी परेशान हो जाना है। ये बात समझ आई? अभी तक हमने इस लाइन पे कैरी फॉरवर्ड लगाया है, इस पे कैरी फॉरवर्ड लगाया है, बस मतलब वही बात है कि जुल्म नहीं करना। हमने कितना पढ़ा? थोड़ा, एक सफा पढ़ा, और है ना ऐसे इतना साहब, हम जालिम नहीं है साहब जी। पहला पेज पूरा और दूसरे पेज पे थर्ड बुलेट जो है ना, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इसको कैरी फॉरवर्ड लिख देना है आपने इसके आगे। थर्ड बुलेट हमने नहीं पढ़ी, और एंड पे जो एस्टॉपल और उसके साथ जो ट्यूटर नोट है ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि एस्टॉपल हम 13वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। आईकेप की किताब जज्बाती होगी, उन्होंने कहा चलो अभी से जिक्र कर देते हैं कि इसके ऊपर वो रूल नहीं लगता। अब वो रूल क्या होता है, क्यों नहीं लगता, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल आपने बस इतना सा पढ़ के आना है और हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।